टॉपिक है हम लोगों का ऑप्टिक्स है, ठीक है। ऑप्टिक्स दो तरह की आनी है, रे और वेव करके, ठीक है। कुछ ऑप्टिक्स जो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी होती है बेसिक सा, धीरे धीरे इसमें चीजें बढ़ती जाएंगी। फर्स्ट इसमें टर्म आती है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होती है? तो रिफ्लेक्शन आप लोगों को पता है एक फिनोमिनन है जिसमें बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट टू द सेम मीडियम। इसमें क्या होता है कि जो लाइट है ना उसकी जो बाउंसिंग बैक होता है of incident ray to same medium, ठीक है। सेम मीडियम पर उसका बाउंस बैक होता है। तो क्या होता है इसमें कि मान लो ये कोई सरफेस है, ठीक है, तो रे ऑफ लाइट आएगी इधर से और ये जो रे आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ये रे स्ट्राइक करके इसी मीडियम पर चली जाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जो बैक गई दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। और इस ये है सरफेस एस एस डैश कर लो और ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर सरफेस केस में हम लोग नॉर्मल लेते हैं इस तरह से, ये 90 डिग्री बनाएगा, इसको बोलते हैं नॉर्मल एन डैश, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये है नॉर्मल। ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होते हैं। इसको बोला जाता है एंगल आई और इसको बोला जाता है एंगल आर। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। इसी में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आती है बातें। व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट आता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। थ्योरी कर लोगे ना ऐड? यस। और सेकंड स्टेटमेंट इसमें ये आती है कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, normal at point of incidence, point of incidence are in same plane, ठीक है। ये सेकंड इसकी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की सेकंड स्टेटमेंट आती है। दैट इज इंसिडेंट रे ये है, रिफ्लेक्टेड रे ये है, ये नॉर्मल है, ये तीनों एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पॉइंट पर ये एक ही प्लेन पर आते हैं। प्लेन समझते हो ना आप लोग? जैसे एक्स वाई एक्सिस का एक प्लेन होता है, सब समझ आते ना? तो ये है तुम लोगों की रिफ्लेक्शन, बेसिक सी डेफिनेशन इसकी रिफ्लेक्शन की। और मेन जो इसी पे आगे जाकर आप लोगों के आ जाते हैं कि रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है आप लोगों का, रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ के बीच में। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को मिरर्स का बता देता हूँ कि मिरर्स किस तरह के हैं। क्लियर है बात सबको? थोड़ा सा बेसिक्स इंट्रोडक्शन देख लो कि मिरर्स आप लोगों ने पढ़ा भी है। मिरर्स जो होते हैं, एक तो प्लेन मिरर होता है, ठीक है, और एक कनकेव और कन्वेक्स आता है। तो जो कनकेव है ना, कनकेव मिरर, उसके लिए आप लोग याद रखना कि सी सी रिपीट हो रहा है ना, तो याद रखना कि सी शेप है इस तरह से। और इसका जो आउटर एज है, ये आउटर साइड ये है, ये आउटर साइड है, ये आप लोगों की सिल्वर्ड होती है, ठीक है, कलरिंग की होती है इसके ऊपर। और जो दूसरा आपका कन्वेक्स है, कन्वेक्स मिरर, उस पर क्या होता है, उसकी आपकी जो इनसाइड है, ये वाली साइड, ये आपकी सिल्वर्ड की होती है, ठीक है। लग रहा पता? अब इसी पे कुछ पॉइंट्स मेन आते हैं। अगर मैं इसका पूरा स्फीयर कंप्लीट कर दूं ऐसे, क्योंकि कनकेव मिरर क्या पार्ट ऑफ द स्फीयर होता है, तो इसका जो सेंटर होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर का इस स्फीयर, ये जो आप लोगों का मिरर है, मिरर के सेंटर से, ये जो सेंटर है मिरर का इस पॉइंट के अंदर, इसको पोल बोलते हैं, पी से डिनोट करते हैं। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जाती है
उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये डेफिनेशन आप लोग रीड भी करना जाकर। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। दिस पॉइंट सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। पॉइंट पी इज पोल, और पी और सी के बीच में, अगर सी और पी के बीच में पॉइंट आता है एफ, उसको बोलते हैं फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट, ठीक है। और फोकल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जो भी रे जाती है वो फोकल पॉइंट से पास करती है। जो भी रे आएगी ना स्ट्राइक करने का फोकस, फोकस इधर ही बनता है स्ट्राइक करने का, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस P से F का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। P से C तक का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये कुछ बेसिक टर्म है, सेम बेस इधर भी होगा, ऐसे ही इधर पोल होगा। अब इसका सेंटर देखो इस तरफ मिल रहा है ना, इस तरफ नहीं मिला, रेस तो इस तरफ से स्ट्राइक करेंगे, लेकिन इसका सेंटर इस तरफ मिलेगा, एफ भी इसका इस तरफ मिलेगा, लेकिन इस पर रेस इस साइड से नहीं आएंगे, रेस जो भी आएंगे इस तरफ से आएंगे। तो इस पर जब रेस स्ट्राइक करती है ना तो वो डाइवर्ज होती है बाहर की तरफ, याद रखना। कन्वेक्स पर कोई भी रे आएगी ना इस साइड से तो इस तरफ बाहर की तरफ मुड़ती है वो, इस करके इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, ठीक है। और ये ऐसा है इसके ऊपर कोई भी रे इस साइड से आएगी, क्योंकि साइड तो सिल्वर्ड है, स्ट्राइक करने का ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ जाती है, और ऐसी रे जाएगी भी फोकस से पास करती है। तो ये क्या अंदर की तरफ फेंकता है लाइट है, इस पे लाइट पड़ती है बाहर की तरफ फेंकता है, तो अंदर की तरफ फेंकता है, तो इसको बोलते हैं कन्वर्ज करना, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। याद रखना छोटी टर्म्स है, इट इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग एंड इट इज डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। बेसिक सी बातें बता रहा हूँ, बाकी जैसे जैसे आर्टिकल करेंगे बड़ी सारी बातें और भी आएंगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं अभी आर और एफ के रिलेशन के बीच में, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट, मतलब काफी इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ दैट इज एफ and R, that is radius of curvature, R, that is radius of curvature, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है। और इन केस ऑफ मिरर्स, याद रखिए हम लोग मिरर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मैं बात कर लेता हूं कनकेव मिरर, फॉर कनकेव, दोनों इकट्ठे कर देते हैं, फॉर कनकेव मिरर, ठीक है। और इस तरफ चलो कन्वेक्स का कर दूंगा फॉर कनकेव, और सेकंड साइड बात कर लेते हैं कन्वेक्स। एक आना रास्ता अलग अलग करके ना, एक से बना देना होता है। और ऐसे कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि डिराइव रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कन्वेक्स मिरर या फॉर कनकेव मिरर, तो आपको उधर से क्वेश्चन पता करना पड़ेगा, ना दिया तो अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो। तो देखो कनकेव मिरर के लिए बोल रहा है तो आपको डायग्राम देखनी है दोनों ही, ठीक है। कनकेव मिरर के लिए डायग्राम देखना, ये इस तरह से है और इसकी आउटर साइड क्या होगी, सिल्वर्ड की होती है, ठीक है, कलरिंग की होती है। और इसका पॉइंट ये P मान लो, और इस तरफ इसका जो सेंटर बनेगा इस तरफ बनेगा, क्योंकि ये इस तरफ सर्कल सा बन रहा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं इधर से, ये आपकी आ गई प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। और सेम वे से अगर कन्वेक्स होगा तो आप लोगों को पता है ये कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना, मैंने थोड़ी देर पहले जो बनाया था उल्टा सा बनाया था, पर सिल्वर मेन बात है कि सिल्वर कलर किस तरफ है, समझ पा रहे हैं। कन्वेक्स है क्योंकि आउटर एज पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका आउटर एज है, इस तरफ वाला है। और इस पे भी आप लोगों को पोल मिलेगा इधर, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ आएगा, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जो जाती है लाइन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस होती है, तो ये भी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें तो नहीं डाउट आया किसी को। अब हम लोग रिलेशन बना रहे हैं एफ और आर के बीच में, तो हम लोग एक ऐसी रे ऑफ लाइट कंसीडर कर रहे हैं जो पैरेलल आ रही है, ठीक है। तो कोई रे ऑफ लाइट हम लोगों ने कंसीडर की जो पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, और उसने इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने के बाद ये जो मिरर है ये कन्वर्जिंग मिरर है,
है ना। कन्वर्जिंग मिरर तो स्ट्राइक करने के बाद फोकल पॉइंट की तरफ इसको, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ इसको इस तरह से रे को फेंकेगा इस तरफ, ठीक है। तो रे स्ट्राइक की इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट से स्ट्राइक की उसको ए मान लेते हैं और जाकर इधर से पास की, इसको आप लोग एफ मान लो। एफ स्टैंड्स फॉर फोकल पॉइंट एंड डिस्टेंस ऑफ एफ पी, डिस्टेंस ऑफ एफ फ्रॉम पी इज फोकल लेंथ, छोटा सा डिफरेंस। और सेकंड पॉइंट आप लोग ये देखें इंपॉर्टेंट कि इस पॉइंट पर जाकर ये बन गई आपकी देखो इंसिडेंट रे, क्योंकि ये आ रही है रे, इंसिडेंट रे, और ये स्ट्राइक करके बैक गई तो ये बन गई रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना आप लोगों ने, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में नॉर्मल लिया जाता है, रिफ्लेक्शन पर लिया तो वैसे ही मैं इधर नॉर्मल लूंगा। अब याद रखना ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो भी नॉर्मल लिया जाता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। तो इधर से मैं जो भी नॉर्मल होगा ना इस तरह से नॉर्मल एक्चुअल में वो जहां से पास करेगा दैट विल बी सेंटर ऑफ कर्वेचर। आ रही बात है समझ? अब अगर बात करें इस तरफ, जितना काम इधर किया उस तरफ भी कर देता हूं। इस तरफ आप लोग देखोगे तो फिर से इधर एक रे आएगी पैरेलल, इधर स्ट्राइक किया। अब आप लोगों को पता है कि ये तो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, और ये जो कन्वेक्स मिरर है ये डाइवर्जिंग है। कन्वर्जिंग होता तो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ थ्रो करता लाइट को स्ट्राइक करने के बाद, लेकिन कन्वेक्स इज अ डाइवर्जिंग मिरर, सो लाइट स्ट्राइक करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से दूसरी तरफ जाएगी। सो ये रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करके सपोज करें इस तरफ गई, थोड़ा इस तरह से लेते हैं, इस तरह से गई, ठीक है। तो ये बन गई आप लोगों की रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये बन गई आप लोगों की रिफ्लेक्टेड रे। तो अब क्या होगा कि इस रे को आप लोगों को बैकवर्ड डायरेक्शन होगी कि इसका फोकल और रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ है, ठीक है। तो इस करके आप लोग क्या करोगे, इसकी बैकवर्ड लेंगे इस तरफ, इसको एक्सटेंड करेंगे और आप देखोगे जिस पॉइंट से इसने पास किया उसको हम लोग बोलते हैं फोकल एफ। सेम केस है, देखो इस केस में भी रिफ्लेक्टेड रे जब आई तो फोकस से पास की, इस केस में जरूर इसने डाइवर्ज किया, लेकिन जब हम लोगों ने एक्सटेंड की बैकवर्ड डायरेक्शन में तो आपको फोकस से पास की। देन आप लोगों का नेक्स्ट काम होता है नॉर्मल लेना। तो ये है पॉइंट, फिर से इसको भी ए मान लिया मैंने और इधर से नॉर्मल लोगे और जो नॉर्मल होगा वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट पे आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मेन बात आती है एंगल्स की, तो देखना जरा इस डायग्राम में देखिए, कन्वेक्स दिस इज इंसिडेंट रे और ये है नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ सपोज करें एंगल थीटा है और इसको एंगल आई भी बोल सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। हम लोगों ने अज्यूम कर लिया कि लेट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थीटा, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा ही होगा। तो ये है नॉर्मल और ये है रिफ्लेक्टेड रे, तो ये एंगल भी थीटा होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बिकॉज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अच्छा अब देखना जरा, ये एंगल थीटा हुआ तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल्स इक्वल होते हैं, पता ना आप लोगों को। अगर इस तरह से एक पैरेलल लाइन लें, इस तरह से कट करवाएं तो ये और ये एंगल इक्वल होंगे, इस और ये एंगल इक्वल होंगे, ऑपोजिट, राइट, अल्टरनेट। सो इस तरह से ऑपोजिट इक्वल हुए, ये थीटा तो ये भी थीटा। अच्छा एक और चीज देखिए, ए सी एफ, जरा देखना, ये है ए और ये है सी और इस तरह से है, थोड़ा सा इस तरह से आप लोगों का एफ, ये एंगल थीटा, ये भी थीटा, तो ये एक्सटीरियर एंगल हुआ। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, सो इट विल बिकम 2 थीटा। डाउट किसी? तो अब हम लोगों ने जो एंगल का मेन काम था वो कर दिया है, ठीक है। उस तरफ भी एंगल का काम कर देंगे बाद में, पहले इसी को देखो बता दो। क्लियर है ना बातें सारी? ठीक है, स्पेस की कमी है थोड़ा, इसकी मेन चीजें रखते हैं। क्लियर है बातें सारी? अब एक हम लोगों ने इस पर कंस्ट्रक्शन करनी होती है, इधर से परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है जी। अब बातें आप लोग देखना, एक छोटी सी अजम्पशन लेना कि अगर एंगल्स काफी छोटे हो तो tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है, हमेशा याद रखना, बड़ी छोटी डिग्रीज के लिए, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना वैल्यूज, तो हम लोग पढ़ते हैं 0 डिग्री और फिर हम लोग पढ़ते हैं राइट, फिर हम लोग 30 की, पर 0 और 30 के बीच में कई सारे एंगल हैं,
0 और 1 के बीच में कई सारे एंगल आते हैं, 0 और 0.5 के बीच में कई सारे एंगल आते हैं। समझ रहे? तो बड़े छोटे एंगल्स के लिए क्या होता है, tan थीटा थीटा के इक्वल हो जाता है। ये छोटी सी बात याद रखना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फोकस को कंसीडर करके एक ट्राइंगल ढूंढो। तो ट्राइंगल एज्यूम करने वाले हैं हम लोग, टेक ट्राइंगल AFN, इसको कैपिटल F लिखना है, AFN, ठीक है। सो tan ऑफ थीटा कितना होगा इसमें, सॉरी tan ऑफ 2 थीटा है इसमें। तो tan ऑफ 2 थीटा, tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो देखिए tan के लिए परपेंडिकुलर क्या आ गया AN, और बेस क्या आ गया NF, बोलिए। और ट्राइंगल दूसरी ले लो, थीटा ये एंगल है, सो ट्राइंगल ले लो ANC, क्लियर है। और इसमें tan ऑफ थीटा देखो, tan ऑफ थीटा, सो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या आ गया AN, बोलिए, ओवर NC, ठीक है। सो एज एंगल्स आर वेरी स्मॉल, ये बात आपने लिखनी है, एज एंगल्स आर वेरी स्मॉल, सो दिस tan ऑफ 2 थीटा विल बी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 2 थीटा, ठीक है। रीजन इज एंगल्स आर वेरी स्मॉल। ये छोटी छोटी बातें आपने याद रखनी है, ठीक है, तो बार बार में लिखूंगा। तो सेम बेसिक्स को 2 थीटा लिख लिया, सो 2 थीटा इज इक्वल टू AN ओवर NF, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लें। और इधर देखें फिर से, tan थीटा विल बी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू थीटा, सो इट विल बिकम थीटा इज इक्वल टू AN ओवर NC। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। Put value of equation 2 in equation 1. So equation 1 becomes 2 times थीटा की जगह इधर से वैल्यू डाल दें, ये बन गया AN over NC is equal to AN over NF। डाउट तो नहीं आ रहा किसी को? So AN से देखिए, AN से AN कट गया, और इससे आगे देखें तो ये NF इस तरफ ले जाओ, 2 times of NF is equal to NC, बोलिए। देखिए AN से N कट गया, ये NF इस तरफ आ गया, NC इस तरफ, तो 2 times of NF equal to NC, क्लियर है बात? अब बात देखना, अब एक छोटी सी जंक्शन और है इसमें, सारी जंक्शन की है, जो भी जंक्शन हम लोग कर रहे हैं आप लोगों को लिखना जरूरी है। मैं तो बोल दे रहा हूँ लेकिन आपने लिखनी है उधर सारी। तो एक बार जरूर जाकर बुक से उसका पैटर्न जरूर समझ लेना कि किस तरह से लिख रहे हैं, जो भी बुक आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, आइडिया लेना। तो इधर नेक्स्ट जो assumption आती है कि as the aperture of this concave mirror is very small, so this point P and N will be very close। अरे समझ देखो, इधर ये है ना, अगर इसका मैं और अपर्चर इस तरह का बना दूं तो आप लोग इधर से परपेंडिकुलर, ये मान लो पॉइंट P इधर से परपेंडिकुलर लोगे, ये और क्लोज आ जाएगा। तो अगर क्लोज है P और N काफी क्लोज है, तो मैं N से F बोलूं या P से F बोलूं, बात एक ही है, इसमें तो डाउट है। पॉइंट्स अगर ज्यादा क्लोज होते हैं, नेग्लिजिबल है, तो आप लोग वही लेते हैं। और छोटी सी बात एक और होती है कि ऑप्टिक्स में आप लोग सारा काम जो लेंथ है वो P से ही मेजर करते हैं, पोल से। तो इस करके आप लोग एक्सप्लेनेशन दोगे, एज अपर्चर इज वेरी स्मॉल देन NF विल बी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू PF एंड NC will be equal to PC, so it will become 2 times of PF is equal to PC। अब बात आती है कि what is P to F। ये जो P to F है, this is focal length denoted by F। ये जो P से C है, P से लेकर C तक, ठीक है, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर denoted by R। P से C जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये क्या बनेगा 2PF, 2 से PF उसको बोलेंगे स्मॉल f, और PC इज R, सो R इक्वल टू 2F विच इज द रिलेशन। अच्छा रिलेशन क्या बना, जरा सुनना, इसको समझना। R जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये बात मेन है, वो दुगना होता है फोकल लेंथ का। इसका मतलब कोई मिरर बोले ना आपके कि कनकेव मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है 10 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ कितनी होगी 5। कोई F बोले तो R अंडरस्टूड हो जाएगा, R बोले तो F पता लग जाएगा, समझ आगे न्यूमेरिकल में आने का, ठीक है। F और R का आपस में एक रिलेशन हर बार में ही होगा। अगर बात करें कन्वेक्स मिरर की, तो उस पर भी ऐसे काम करेंगे
आप लोग देखो इंसिडेंट रे ये है, नॉर्मल ये है, एंगल विल बी थीटा, दिस इज आल्सो इक्वल टू थीटा। रीजन इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल आई और एंगल आर इक्वल होते हैं, तो ये है एंगल आई, ये एंगल आर इक्वल हो। नेक्स्ट देखना, ये जो रे थी ना रिफ्लेक्टेड रे, देखो ये गई इस तरफ और ये जो नॉर्मल ये थे इस तरफ गई, तो ये एंगल भी थीटा हो गया, क्योंकि ये देखो ना ये इस तरह से है, ये आप लोगों का ये रिफ्लेक्टेड आ गई, एक इस तरह से, तो ये और ये इक्वल होते हैं एंगल्स, वर्टिकल ऑपोजिट। क्लियर है ना बात? तो अगर ये थीटा आया तो ये और ये भी थीटा होगा। ऐसे एक पैरेलल है, पहले देखो ये वाली लाइन पैरेलल, एक प्रिंसिपल एक्सिस वाली, और एक लाइन ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे कट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर, ये और ये। क्लियर है ना? नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन क्या आ जानी, ए सी एफ में ये एक्सटीरियर एंगल हुआ, तो इट विल बी इक्वल टू 2f, सॉरी 2 थीटा। ठीक, अब आप लोगों को पता है कि tan थीटा की जरूरत पड़ती है प्रूव करने के लिए। सो इन ट्राइंगल्स में आप लोग अगर देखोगे तो आपके पास परपेंडिकुलर नहीं है एट प्रेजेंट। सो आप लोगों को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, ए से आप लोग डायरेक्ट नॉर्मल लोगे, लग रहा है ना पता? ये नॉर्मल लोगे, और तुम्हें अब समझ में आ रहा होगा कि नॉर्मल की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि tan थीटा tan 2 थीटा काम करना है। सो ट्राइंगल यूज कर लेते हैं सबसे पहले, ए एन एफ, फिर से इसको कैपिटल एफ ही लो। सो फिर से आप लोगों का tan ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू ए एन ओवर एन एफ। हाँ, एंगल्स आर स्मॉल, सो 2 थीटा बन गया, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा, एंगल्स आर स्मॉल, लिखनी ही बात है तुमने, और ये बन गया ए एन ओवर एन एफ, इक्वेशन 1। और दूसरी तरफ क्या बनेगा, ट्राइंगल कौन सी ले लें, सी को कंसीडर करके, तो ट्राइंगल ले लो ए एन सी, इसमें क्या बन गया, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए एन ओवर एन सी, एंगल्स आर स्मॉल, थीटा इज इक्वल टू ए एन ओवर एन सी। समझ आ रही ना बातें? सेम एक्सप्लेनेशन की क्यों कर रहे हैं, tan थीटा को थीटा क्यों ले रहे हैं। देन पुट कर देते हैं, नेक्स्ट ये आता है कि पुट वैल्यू ऑफ थीटा, ये थीटा की वैल्यू इधर से इन इक्वेशन 1 पे पुट करें, सो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, 2 थीटा की जगह ये वैल्यू डाल दो, देखो ए एन ओवर एन सी इज इक्वल टू ए एन ओवर एन एफ, एन सी से एन सी कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखो 2 टाइम्स ऑफ एन एफ इज इक्वल टू एन सी, और एन एफ को हम लोग बोलते हैं पी एफ, और एन सी को बोला जाता है पी सी। रीजन इज point N and P are very close because aperture is very small। ये लिखनी बात है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सारा लिखना तुम लोग। तो इस करके P से F जो डिस्टेंस था ये है P, P से लेकर F तक का जो डिस्टेंस है दैट इज F, और P से लेकर C तक का डिस्टेंस जो है दैट इज R। सो आप लोग पुट कर लें 2 टाइम्स ऑफ PF, P to F is F is equal to R। सो इधर भी रिलेशन बन गया फिर से कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ। आ रही बात है समझ? डाउट तो नहीं आ रहा इसमें? नेक्स्ट तुम लोग देख लो मिरर फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट है सारा जो मैथ्स लेक्चर में हुआ ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला में क्या आता है तुम लोगों का, रिलेशन आता है 1 ओवर एफ इक्वल टू 1 ओवर यू प्लस 1 ओवर वी, ठीक है। और इसको करने के लिए कोई भी, वैसे तो अलग अलग मिरर से आना है, और एक सबसे पहले कनकेव से कर लेते हैं। कनकेव मिरर ले लो, कनकेव मिरर, और कनकेव मिरर में भी इमेज देखना कौन सी लेंगे हम लोग। इस तरह से आया कनकेव, आउटर साइड इसकी सिल्वर्ड होगी इस तरह से, और ये पॉइंट P आया, और आपने एक लाइन ले ली P से, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। अब बातें थोड़ी सुनने वाली आपने, अगर इमेज देखना जरा सबसे पहले ना, इमेज क्या होती है कि अगर इन्फानाइट से आती है ना रेज, ये डायग्राम देखो जरा आप लोग थोड़ा सा रफ में, ऐसे इमेज बनाता हूँ। अगर मान लो ना इन्फानाइट से रेज आती है ना, इन्फानाइट से दूर से, तो वो सारी पैरेलल्स आती है रेज ऐसे, और सारी स्ट्राइक करने के बाद फोकस से पास करती है, ऐसे ऐसे फोकस से पास करती है, ठीक है।
और इमेज जो बन रही है ना जब इनफाइनाइट से, तो इसको बोलते हैं पॉइंट इमेज, बिंदा सा बनेगा पॉइंट इमेज। तो याद रखना एक बात मेन आई है अभी तक इमेज की, बोलेंगे इसको रियल इमेज, ठीक है। इनफाइनाइट पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज फोकस पे बनती है और इमेज बनती है पॉइंट इमेज, ठीक है, रियल पॉइंट इमेज, ठीक है। फिर जैसे ही इनफाइनाइट से सी की तरफ बढ़ते चलते हैं तो इमेज पॉइंट से थोड़ा थोड़ा अपना साइज बढ़ाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो जो हम लोग इमेज बना रहे हैं वो ऑब्जेक्ट जो है हम लोगों का इनफाइनाइट और सी के बीच में है, ठीक है। तो ये मान लो सी है कहीं पे, इधर मैं पीछे ऐसे इधर ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी, ठीक है। तो इसकी एक रेली जो बिल्कुल पैरेलल जाएगी इधर से, पैरेलल स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करने के बाद आपको पता है फोकस से पास करती है, लग रहा पता। तो ये फोकस से पास की। सेकंड रे देखना कैसी लेनी है, सेकंड रे जो मैं ले रहा हूं वो इधर से जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करूंगा उसको और इस पॉइंट पर स्ट्राइक करेगी। ये मान लो सी है, तो दूसरी रे वो ली जा रही है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, जो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी वो फोकस से पास हुई। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है रे, अब आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी चीज जाती है वो नॉर्मल होती है, तो ये इस पॉइंट पर नॉर्मल स्ट्राइक करेगी और अगर नॉर्मल स्ट्राइक करेगी तो अपना पाथ रिपीट करती है। इंपॉर्टेंट बात, कोई भी रे रिफ्लेक्शन के केस में अगर नॉर्मल स्ट्राइक करती तो अपना पाथ रिपीट करती है। एग्जांपल के लिए देख लो, मान लो ये कोई सरफेस है, कोई रे ऑफ लाइट बिल्कुल नॉर्मल आई, इस तरह से इंसिडेंट रे आई, इस तरह से इंसिडेंट रे, तो वो रे क्या करेगी, स्ट्राइक करने के बाद अगर मैं बोलूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एंगल आई, तो आंसर होगा 0 डिग्री है, क्योंकि नॉर्मली तो ऐसे आएगा ना, इसके ऊपर तो 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो भी तो 0 होगा, तो इसका मतलब 0। चल भाई पीछे इसी रास्ते को रिपीट कर, कोई 0 बने। तो इसी करके जो भी रे देखो नॉर्मल स्ट्राइक की तो ये बैक भी इसी पाथ से हो जाएगी, ये बात याद रखना। अब इस पर इमेज जो आपको मिलेगी ना वो मिलेगी, यहाँ पे 2 लाइनें कट कर दी हैं, तो इस पॉइंट पर आपको इमेज मिलेगी ए डैश बी डैश। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट क्या हुआ, इन्फिनिटी टू सी के बिटवीन में हुआ, समझ पा रहे ना, इमेज जो मिलेगी दैट विल बी इन्वर्टेड मिलेगी, उल्टी इमेज मिलती है। इस तरफ इमेज जो बनती है उसको हम लोग रियल बोलते हैं, उस तरफ बनती है वर्चुअल, तो इमेज मिलेगी रियल इमेज होगी। साइज अगर बात करें, इनफाइनाइट से तो पॉइंट था, साइज इसका बड़ा जरूर है लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटी दिखती है। अगर ऑब्जेक्ट 10 फीट का होगा तो 10 से कम ही आनी है, समझ रहे हो, तो स्मॉल इन साइज है। ये बातें मेन याद रखना, ठीक है, स्मॉल इन साइज। अब क्या आएगा, अब आएगा प्रूफ, ये फॉर्मूला बनाने का। हर आर्टिकल पे सेम ही कंसेप्ट लगेगा, मेन है डायग्राम, आगे कन्वेक्स के लिए ऑब्जेक्ट कैसे, मेन डायग्राम। बस ये 2 बातें याद रखना जो मैंने बोली, पैरेलल जाना, फोकस से पास करना, हर डायग्राम में रूल लगेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रह जाएगी वो स्ट्राइक करके उसकी पाथ पर वापस जाएगी, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए ट्राइंगल्स, सबसे पहले आप लोग एफ को कॉमन मान के ट्राइंगल्स लेंगे। सो ट्राइंगल मैं ले रहा हूं ए डैश बी डैश एफ एंड ट्राइंगल, एक इधर से फिर से नॉर्मल लेना पड़ना है, इसको मैं एम मान लेता हूं और एक नॉर्मल ले लो एम एन, और ट्राइंगल ले लो एफ एम एन, और इस पे एक बात है आर सिमिलर, क्योंकि ये एंगल देखो इसमें 90, ये एंगल 90, ठीक है, ये और ये एंगल इक्वल, ट्राइंगल के 2 एंगल इक्वल तो तीसरा भी इक्वल ही हो गया। अगर 3 एंगल ट्राइंगल के इक्वल है तो ट्राइंगल आपकी सिमिलर है, और अगर सिमिलर है तो आप लोग रेशो बनाओगे इमेज ए डैश बी डैश और इसका भी परपेंडिकुलर एम एन विल बी इक्वल टू ऑब्जेक्ट बेस। तो पहले ट्राइंगल ले रहे हो ए डैश एफ या एफ ए डैश, और इधर क्या आएगा एन एफ, क्लियर है बात, एज
एम एन, दिस देखो एम टू एन इज इक्वल टू ए बी। समझ आ रही ना बातें? तो ये क्या बन गया, ए डैश बी डैश ओवर ए बी इक्वल टू एफ ए डैश ओवर एन एफ। देखो हम छोटी छोटी बातें सुनना जरा। एम एन इज इक्वल टू ए बी, इसी करके मैंने एम एन को ए बी लिखा। एक बात और ऐड कर रहा हूं इधर ही, पॉइंट पी एंड एन आर वेरी क्लोज, दैट इज पी स्मॉल ऑफ एपर्चर। सो इस करके ये जो एन एफ है इसको भी मैं पी एफ कर दूंगा। और आपने ना ये बातें लिखनी है, ऐसे मेरी तरह बात करना जैसे मैं कर रहा हूं, तुम्हें मार्क्स कटने तुम्हारे नहीं। नो सर, समझ रहे हो ना? मैं इतना बोल रहा हूं तुम्हारा तो पेपर जाता है आगे। यस सर। इधर तुम्हारी आवाज में जाए ना तो बात अलग है, ठीक है? तो तुम भी बोल रहे हो क्या सर, पर तुम्हें लिखना पड़ना है। ये बातें ऐसे समझ, ए डैश बी डैश ओवर ए बी एफ ए डैश ओवर पी एफ। क्लियर है बात? इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। और एक हम लोग ट्राइंगल यूज कर लेते हैं, सी को कंसीडर करके। ट्राइंगल्स देखो, इमेज वाली ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी एंड ट्राइंगल ए बी सी आर सिमिलर। रीजन फिर से सेम, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये और ये एंगल कॉमन, थर्ड भी कॉमन होगा। सिमिलर के पीछे लॉजिक ये कि ऑल एंगल्स आर इक्वल। जिस करके इमेज ओवर ऑब्जेक्ट की फिर से रेशियो बना लो, इमेज और ये देखो इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ए बी और इसका बेस ले लो ए डैश सी ओवर इसका ले लो ए सी। इसको इक्वेशन 2 मान लो। डाउट तो नहीं आ रहा कोई? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो, 1 एंड 2 से देखो, ये इधर से आप लोग ए डैश बी डैश ओवर ए की वैल्यू ये बता रहा है, ये बोलता है ये है वैल्यू, इसका मतलब दोनों इक्वल हो गए। या आप लोग बोल सकते हो इक्वेशन 1 से ए डैश बी डैश ओवर ए बी की वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या बनने वाला है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट एफ ए डैश ओवर पी एफ इज इक्वल टू ए डैश सी ओवर ए सी। लग रहा है ना पता? हाँ? अब कुछ बातें मेन आने वाली हैं और कुछ बातें जो मेन है वो सुनो। एफ ए डैश, अच्छा ये बात बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना होता है कि सारा जो डिस्टेंस मेजर किया जाना है वो पॉइंट P से मेजर करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, इसको थोड़ा अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इस करके एफ ए डैश जो है, देखना एफ ए डैश जो है ये, इसको मैं लिखूंगा P ए डैश माइनस पी एफ। एफ ए डैश को देखो P से A तक करेंगे और जो एक्स्ट्रा आ गया माइनस कर देंगे, ठीक है? वैसे ही P से F जो है वो तो बढ़िया सेट है, P से ही है, तो ये A डैश C का कुछ इलाज करना पड़ना है ना, इधर से ऐसे लिख दो एस, और A डैश C, ये देखो A डैश C, A डैश C क्या लिखेंगे इसको, PC माइनस P A डैश। देखो P से C और P से A डैश माइनस। आ रही बात समझिए, साइन कन्वेंशन। और क्या आ गया AC, AC देखो AC क्या है, ये है AC। सारा P से लेकर A तक लिख लो, P से लेकर A तक लिख लो, माइनस कर दो जो एक्स्ट्रा आ गया, C से पीछे सारा एक्स्ट्रा है तो PC माइनस। डाउट नहीं आ रहा इसमें? किसी को इस चीज में डाउट हो रही है? क्लियर है ना सबको? अब ये सारी वैल्यूज इसी पे पुट कर दो, पुट ऑल दिस वैल्यूज इन इक्वेशन दिस 3। सो इक्वेशन 3 बिकम्स, इक्वेशन 3 क्या बनने वाली है, एफ ए डैश की जगह आप लोग लिखने वाले हो, देखो P ए डैश माइनस पी एफ ओवर पी एफ की जगह तो पी एफ ही आएगा, और ए डैश सी की जगह पी सी माइनस पी ए डैश ओवर ए सी की जगह आएगा पी ए माइनस पी सी। कोई डाउट किसी को? अब इस पर साइन कन्वेंशन यूज की जाएगी अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। अच्छा, ये साइन कन्वेंशन रूल है रे ऑप्टिक्स के मिरर के केस में। रूल क्या है कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा, और इंसिडेंट रे से उल्टा जो डिस्टेंस लिया जाएगा वो नेगेटिव लिया जाएगा। ये साइन कन्वेंशन है। मतलब इसका ये हुआ कि इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इस तरफ, तो पॉइंट P से इस तरफ जो भी डिस्टेंस है वो पॉजिटिव लेना, और पॉइंट P से इस तरफ जो डिस्टेंस आएगा ऑपोजिट वो नेगेटिव लेना। ये बात इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल होगा पता? यस सर।
तो इस करके आप लोग देखो, इस केस में सारा डिस्टेंस इसी साइड है तो सारा कुछ नेगेटिव, लेकिन आगे केसेस आएंगे उसमें होगा ये पॉइंट। तो इस करके देखो फर्स्ट डिस्टेंस है, देखो इधर पी ए डैश ना, पी ए डैश, पी से लेकर ए डैश। अब इधर बातें देखना, जो आप लोगों का ए डैश बी डैश दैट मींस जो इमेज है उसके लिए हम लोग वी यूज करते हैं। ये पॉइंट पी है, देखो पॉइंट पी, और ये ए डैश है, इसको लिए हम लोग वी यूज करते हैं। ठीक है, तो पी से ए डैश उल्टे जा रहे हो ना, इंसिडेंट रे तो इस तरफ है, तुम उल्टा चल रहे हो तो माइनस वी। पी से एफ, पी से लेकर एफ को हम फोकल लेंथ बोलते हैं, जो पीछे भी किया, से बन गया माइनस ऑफ एफ। बोलो हाँ अच्छा, फिर आगे तुम लोगों का पी से सी, पी से लेकर सी तक के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, आर से डिनोट करते हैं, से बन गया माइनस आर। बोलिए, और फिर पी से ए, पी से लेकर ए क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट, और पी से लेकर ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को यू से डिनोट किया जाता है। ये बातें याद रखनी तुमने। तो पी से ए यू और माइनस आ गया, लग रहा पता, सारी वैल्यूज पुट कर दें तो पी ए डैश की जगह आ गया माइनस बी, पी एफ की जगह देखो माइनस का एफ आएगा, प्लस का बन जा रहा है, पी एफ माइनस एफ, पी सी की जगह माइनस आर, ये माइनस माइनस प्लस का वी, और नीचे पी ए प्लस माइनस यू और पी सी प्लस का आर। बोलो डाउट कोई? देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा, वी प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस यू प्लस आर इक्वल टू माइनस एफ माइनस आर प्लस वी। देन आप लोग मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट बन गया यू वी माइनस वी आर माइनस एफ यू और प्लस एफ आर। ठीक है, और इस तरह बन गया प्लस का एफ आर माइनस ऑफ एफ वी। तो ये देखिए एफ आर और एफ आर कैंसिल आउट हो गया। आर इज इक्वल टू, आर किसके इक्वल होता है, 2f ना, तो ये देखना आर की जगह मैं 2f डालूंगा, यू बी माइनस ये बन गया 2vf, क्योंकि आर की जगह 2f आ गया, माइनस एफ यू एंड माइनस एफ ऑफ वी। अब देखो यू भी मैंने इधर ही रखा, बाकी सारी टर्म दूसरी तरफ ले गए, तो सबसे पहले आप लोग देखो ये एफ यू को इस तरफ लेके गया, ये तो पॉजिटिव का बन गया, और दूसरी तरफ एफ वी नेगेटिव का पहले से पड़ा है, इसको लेकर गए तो ये 2vf पॉजिटिव का आ गया। लग रहा पता? अब क्या होगा, ये बन गया देखो यू वी इज इक्वल टू एफ ऑफ यू, और ये एफ वी है, ये भी एफ वी, तो प्लस का बचा एफ ऑफ वी। नेक्स्ट स्टेप पे आप लोग क्या करोगे, डिवाइड दिस इक्वेशन विद यूवीएफ, इस साइड और इस साइड दोनों को यूवीएफ से डिवाइड कर देना है, यूवीएफ से, इधर भी यूवीएफ से और इसको भी यूवीएफ से। डाउट तो नहीं आ रहा किसी को? हाँ, तो देखो यूवी से यूवी कटा, एफ यू से एफ यू कटा, एफ बी से एफ बी कटा, तो आप लोग देखोगे बचा क्या, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट यही था। मिरर फॉर्मूला थोड़ा सा अरेंज करना होगा तो कर लेना, क्या बन गया इसके आगे, थोड़ा अरेंज करके लिखना होगा तो लिख लेना कि 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v विच इज द मिरर फॉर्मूला फॉर कनकेव मिरर। लग रहा पता? एंड किस तरह की इमेज के लिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड इनफाइनाइट, इमेज इज इन्वर्टेड, स्मॉल इन साइज एंड बिटवीन C एंड F। न्यूमेरिकल पे बातें आनी है ना, इसलिए सारा कुछ अच्छे से माइंड में समझना कैसी इमेज ये बन रही है, क्योंकि अभी फिर उसमें ये नहीं बताया होगा कि ऑब्जेक्ट इधर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे इमेज बनेगी। तो एक चीज ये इंपॉर्टेंट आई है, सारी टर्में क्लियर हुई, एफ क्या है, यू क्या है, वी क्या है। यू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, वी इमेज का डिस्टेंस है। कहाँ से डिस्टेंस है, पी से, फोकल पॉइंट से। एक इंपॉर्टेंट बात थी कि सारा डिस्टेंस पी से मेजर करना है, पी से इस तरफ चलोगे तो नेगेटिव, पर कैसे नेगेटिव, क्योंकि इंसिडेंट रे देखनी है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर करोगे तो पॉजिटिव। क्लियर है ना बातें? बाकी जैसे जैसे आर्टिकल करोगे और भी चीजें आती जाएंगी, पर मेन ये है कि इसी की तरह आगे होनी है, इसी का आगे केस आ जाना है, इसी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट, या कन्वेक्स का आ जाएगा,
कंसेप्ट सेम चलेगा। ठीक है, अच्छे से समझना, तो धीरे धीरे अगले तुम खुद कर लेने आर्टिकल तुम्हें। क्लियर है? चलो तो फिर इतना ही है।